केवल सत्ता प्राप्ति के लिए झूठे वादे करके आने वाली ये सरकार, जनता तो इनसे प्रश्न पूछने वाली है। ये जब सुझाव लेने के लिए जाएंगे जनता इनको पकड़ेगी। इनकी सरकार है कि पिछले बार आपने जो वादा किया था उसके बारे में क्या हुआ, आगे हम क्या सुझाव दें, आपकी विश्वसनीयता क्या है। कि हमारा घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के आम आदमी की प्रगति कैसे हो उसको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। कुछ जगह एजुकेशन है चाहे हेल्थ है, जो जरूरी होगा वो भी हम करेंगे। और इसके अलावा ये जो मानदेय वाले हैं जिनको 2,000-3,000 रुपया मिलता है, उनको और अच्छे से हम कैसे व्यवस्थित कर सकें, इन सब बातों का विचार करेंगे। लेकिन हमारा जो मूल घोषणा पत्र का स्वरूप होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को सरकार के प्रति आश्रित रह के वो अपना जीवन यापन करे, उस पर हमारा फोकस नहीं होगा। वो अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो और वो अपने स्वाभिमान के साथ जी सके, उस पर ज्यादा फोकस। चुनाव आ गया है, अक्टूबर में आचार संहिता लगना है, अगस्त का महीना जा रहा है, तो लोकतांत्रिक पार्टी अपना अपना काम सब करते हैं। आज सौभाग्य से कांग्रेस के सारी इलेक्शन से संबंधित कमेटियों की घोषणा हुई है। हमारे सभी जिम्मेदार और वरिष्ठ लोगों को चेयर पर्सन बनाया गया है, कमेटियों में सदस्य बनाया गया है। अब आप आज से सब अपनी कमेटियां अपना काम प्रारंभ कर देंगी। घोषणा पत्र समिति हुआ है, मैनेजमेंट की कमेटी हुआ है, प्लानिंग की कमेटी हुआ है, और जितनी भी कमेटियां जरूरत होती हैं इलेक्शन की, सारी कमेटियों की घोषणा हो गई। कल आदरणीय वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, शैलजा जी भी रहेंगी। हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी है पार्टी की, उसकी कल 10 बजे से मीटिंग भी है। तो कांग्रेस किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के लिहाज से हम लोग काफी आगे हैं। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है हमारा राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र पर। जी हां, घोषणा पत्र बनना शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टियों ने कमर कस इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि घोषणा पत्र ही वो चेहरा होता है जिसके आधार पर ये पता चलता है कि राजनीतिक दल जब सत्ता में आएंगे तो किस तरीके से अपने वादों को पूरा करेंगे और क्या उनके वादे होंगे जिन्हें पूरा किया जाएगा। तो इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। घोषणा पत्र जो है वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है कांग्रेस और भाजपा की ओर से। इसके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं ये सिलसिलेवार आपको मैं पहले बता देता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी की घोषणा पत्र समिति काफी पहले बन गई थी, उसकी 2 बैठकें हो गई। उसके बाद उन्होंने सुझाव लेने का क्रम शुरू किया और पहला सुझाव एक सुझाव पेटी के रूप में वो लेना शुरू कर चुके हैं। डिजिटल माध्यम का भी वो प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अब बीजेपी संभाग स्तर पर जो है अभियान चला रही है और उस अभियान के जरिए सुझाव लिए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को कहीं पीछे नहीं रखा है। कांग्रेस की आज घोषणा पत्र समिति का गठन हो गया है और इस घोषणा पत्र समिति की कमान दी गई है मोहम्मद अकबर को। पिछले बार ये कमान थी टीएस सिंहदेव के हाथों में और टीएस सिंहदेव ने बखूबी अपना काम किया और घोषणा पत्र जो बनाया उसी का नतीजा था कि 2018 में सरकार बन चुकी है। ऐसे में अब घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के बीच में जो जंग होनी है उसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चुन्नीलाल साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। और अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरीके से अब हम तीनों पैनलिस्ट के साथ जुड़ चुके हैं, तो चर्चा को शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस और भाजपा के बीच इस बात की जंग है कि घोषणा पत्र कौन पहले बनाए और कौन अच्छे वादे करे। इसके लिए कवायद चल रही है, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। सबसे पहले हम अशोक बजाज जी की प्रतिक्रिया लेते हैं क्योंकि उनकी कमेटी पहले से काम कर रही है। बजाज जी, कहां तक पहुंचा है आप लोग के घोषणा पत्र बनाने का काम, क्या क्या कुछ हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र समिति ने अपना काम पूरी सक्रियता से प्रारंभ कर दिया है। संभागवार लोगों से राय ली जा रही है। कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि आप विभिन्न वर्गों के बीच जाएं, विभिन्न संगठनों के से राय लें और राय लेकर पार्टी को अवगत कराएं। अभी लाखों की संख्या तक पहुंचने वाली है। सुझाव ऐसे आ गए हैं जिसकी छटनी होगी, मंथन होगा,
उसके बाद उसका प्रकाशन किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उसको लागू करेगी। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस का तो अभी आज ही घोषणा पत्र समिति जारी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र इस बार मन भावन भी होगा और जनता के मन की बात भी होगी। जनता के मन की बात तो होगी और इसीलिए अलग अलग तरीके से सुझाव लेने का क्रम बीजेपी में जारी है। और जब बीजेपी की ये सब कार्यक्रम कर रही है तो कांग्रेस कहाँ चुप बैठती थी, उसने घोषणा पत्र समिति बना दी है, थोड़ी देर से बनी है। ऐसे में संशय है कि कब इसका आकार हमें देखने को मिलेगा। चुन्नीलाल साहू जी जो कि उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी के, घोषणा पत्र समिति में भी हैं, उनसे जान लेते हैं। चुन्नीलाल जी, समिति आप लोगों की देर से बनी है, काम देर से शुरू होगा तो पूरा भी देर से होगा, बीजेपी से आप लोग पीछे रह जाएंगे ऐसे में? जी ऐसी कोई बात नहीं है मोहन जी। अभी हमारे चुनाव समिति घोषणा हुई है, इसमें बहुत विद्वान लोगों को शामिल रखा गया है। माननीय पूरे बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं जो जानकारी रखते हैं। पिछला आपने देख लिया कि चुनाव समिति में जो बनाया गया था उससे छत्तीसगढ़ को कितना फायदा मिला है, यहाँ के लोगों को कितना हित हुआ है। किसान हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग को, बेरोजगारों के लिए, हर के लिए घोषणा पत्र में लाया गया था और बहुत सोच समझ के बनाया जाएगा और बहुत अच्छा आएगा मैनिफेस्टो जो बनेगा। क्या करेंगे आप लोग? ये तो बीजेपी तो लोगों के बीच जारी है, आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम तो 5 साल से पब्लिक के बीच में हैं और छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस किसी से छिपा नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में उसको देखा जा रहा है। भारत देश में इतना सुंदर घोषणा पत्र दिया गया बना करके, उसमें अमल भी किया गया और छत्तीसगढ़ के पूरे लोग खुश हैं, हर वर्ग खुश है, कोई ऐसा वर्ग नहीं जो छूटा इससे। क्या सोचा है आप लोगों ने? कुछ प्लान किया है क्या? अभी तो पहली बैठक नहीं हुई है, पर प्लान क्या है आप लोगों का? नहीं, बैठक में सब तय किया जाएगा। अभी तो आज ही तो रिलीज हुआ है, गठन किया गया आज ही। और इसमें जो है निश्चित रूप से हमारे हाईकमान जो जैसे करेंगे, इसमें बैठक करेंगे इसके लिए और इसमें जो निर्णय होगा और बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया जाएगा। इसकी तारीफ जो घोषणा पत्र में की गई पूरे देश में की जाती है। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल चला है, यहाँ के विकास कार्यों में गति आई है। ठीक है, तो कांग्रेस जो है वो करके जो दिखा चुकी है, वो भी अपने घोषणा पत्र में बताएगी कि हमने ये किया है। लेकिन वादों और इरादों के बीच घोषणा पत्र अभी भी लोगों के बीच आने का इंतजार कर रहा है। घोषणा पत्र आकार ले रहा है, लेकिन घोषणा पत्र का असर क्या होता है जान लेते हैं अनिल द्विवेदी जी से। अनिल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी अनिल जी, हम ये जानना चाह रहे थे, कांग्रेस और भाजपा दोनों का घोषणा पत्र बनने को है, किसके वादे में ज्यादा दम दिखाई दे रहा है? इस बार टीएस सिंहदेव नहीं है तो कैसे बनेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र? और इस बार बीजेपी वही पैटर्न अपना रही है, तो बीजेपी का घोषणा पत्र कैसे हो सकता है? क्या आकलन है आपका? जी आवाज बोलिए। देखिए मोहन, घोषणा पत्र जहां तक बात है वो दोनों राजनीतिक दलों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट होता है और इसका प्रभाव कितना होता है वो मैं बताऊं कि 2018 में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके मुकाबले का रहा और इसलिए बीजेपी चुनाव हार गई थी। ये बीजेपी के बहुत से नेता और कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं। जहां तक घोषणा पत्र के चलते सरकार बनाने की बात है, आप देखिए कि सभी राज्यों में एक कोई भी राजनीतिक दल हो विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखता है। पिछली बार भी चुनाव में कांग्रेस ने पूरे राज्य में घूमी और उसके बाद जो उसने घोषणा पत्र बनाया उसी का नतीजा था कि कहीं न कहीं सरकार बनाने में उसे मदद मिली। लेकिन अभी चूंकि जब सरकार में कांग्रेस है तो पब्लिक ये पूछेगी कि जो घोषणा में वादे आपने किए थे वो कितने पूरे हुए और किन वादों पर वो खरी उतरी। बीजेपी इसका जरूर थोड़ा साइड इफेक्ट लेगी, इसका फायदा उठाएगी और कांग्रेस को सरकार को घेर रही है कि आपने
इतने वादे पूरे नहीं किए। जहां तक बीजेपी का सवाल है, मुझे याद है कि जब 2008 का चुनाव चल रहा था तब बीजेपी ने चाउर वाले 1 रुपए किलो चावल योजना लॉन्च की थी, और वो घोषणा पत्र में जैसे ही आया था बीजेपी की सरकार फिर से बन गई थी। तो सिर्फ एक वादा, सिर्फ एक घोषणा ने बीजेपी की वापसी सत्ता में आसान कर दी थी। इसी तरह आप हिमाचल प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, इसी तरह आप कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो विजन रखा, जो घोषणा पत्र रखा, जो घोषणाएं की, उसी का नतीजा रहा कि कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी बनी है, और वहां की घोषणाएं एक दूसरे राज्यों में रिपीट की गई, बकायदा घोषणा पत्र भी रिपीट किया गया। तो कांग्रेस जानती है कि जनता के बीच यदि विश्वास, वोटिंग जीतना है, वोट हासिल करना है, तो अच्छे वादे करने होंगे। और सिर्फ कांग्रेस ही, भाजपा भी दूध की जली है, छाछ भी फूक फूक कर पी रही है। इस बार जो चुनाव घोषणा पत्र के लिए पार्टी मार्केट में उतरी है, बाजार में उतरी है, लोगों से सुझाव मशविरे कर रही है, जनता से भी बीच जा रही है, तो उसे मालूम है ये वही पगडंडी है जो कांग्रेस ने अपनाई थी पिछले चुनाव में, कि जनता के बीच जा करके उसके सपनों का घोषणा पत्र अगर आप पेश करेंगे तो 5 साल तक सरकार चलाने में आसानी होगी, आपको एक विजन मिलेगा और आप जनता जनार्दन को भी खुश रख पाएंगे ताकि आपकी सरकार चलती रहे। ठीक है, तो जो जनता को खुश करेगा उसे मिलेगी कुर्सी, और इसीलिए घोषणा पत्र को ऐसे फूक फूक कर दोनों ही पार्टियां तैयार करना चाहती है जिससे जनता उनकी ओर आकर्षित हो। अब देखते हैं इसे बनाने वाले कौन कौन है। एक तरफ है विजय बघेल, दूसरे तरफ हैं जो कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालेंगे मोहम्मद अकबर। लेकिन इस बार टीएस सिंहदेव मिसिंग है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। पहले चुन्नीलाल जी के पास चलता हूं। चुन्नीलाल जी, इसका कोई असर पड़ेगा क्या? टीएस सिंहदेव अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए वो कमेटी की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। टीएस सिंहदेव नहीं है इस बार आप लोगों की कमेटी में। और उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलेगा। और ऐसा नहीं है, देखिए पिछले 5 साल से लोगों के बीच में हम लोग हैं, और हमारा प्रयास यही रहता है कि सबसे निचले व्यक्ति को भी इसकी हमारे घोषणा पत्र से फायदा मिले, और इसका बिल्कुल ध्यान रखा गया है। आप देख लीजिए, सीधे अकाउंट में पैसा गया नीचे स्तर तक के। वो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो सरकार के एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब बीजेपी को देख लीजिए, उन्होंने कैसा बनाया था घोषणा पत्र में। 2013 में कहा था उन्होंने 2100 में धान खरीदने की बात, उन्होंने किया क्या? तो विश्वास नहीं रहा उनके घोषणा पत्र में। लेकिन कांग्रेस जो कहती है उसको करती है। मोहन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का ये घोषणा पत्र जब बनेगा तो नीचे तबके का हमेशा ध्यान रखा गया है और रहेगा। ठीक है, ध्यान तो रखा जाएगा, लेकिन नेता मिस होते हैं तो मुद्दा बनता है। अब चलते हैं अशोक बजाज जी की तरफ। बजाज जी, विजय बघेल जी को ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अनुभव क्या उनका इस तरीके का है? अब तक हम देखते थे कि बृजमोहन अग्रवाल या जो कई पुराने मंत्री रहे हैं, अजय चंद्राकर, इस तरीके के लोग घोषणा पत्र बनाते रहे हैं। अब विजय बघेल के ऊपर आप लोग ने ये दांव खेला है, किस तरीके का आकार ले पाएगा घोषणा पत्र आपका? देखिए, विजय बघेल जी भी माननीय सांसद हैं और काफ़ी अनुभव है, विधायक भी रहे हैं, संसदीय सचिव भी रहे हैं, और क्षेत्र का, ग्रामीण अंचल के जनता का, उनकी भावनाओं का अच्छी तरह उनको ज्ञान है, और इसीलिए एक अनुभवी नेता के हाथ से ये घोषणा पत्र बनाया जाएगा। लेकिन पार्टी के सब नेता विचार मंथन करेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तिवारी जी, कांग्रेस को तो घोषणा पत्र बनाने की जरूरत ही क्या है? पहले तो पिछली जो जन घोषणा पत्र है उसके वादे पूरे नहीं हुए हैं, और इन्होंने तो जिस प्रकार घोषणा किया उसको पूरा नहीं किया। गंगा जल की सौगंध आपने खाई, लेकिन सारे वादे अभी अधूरे पड़े हैं, या कुछ वादे तो टच भी नहीं हुए। तो कांग्रेस को घोषणा पत्र जारी करनी चाहिए। फिर इन्होंने जैसे कहा कि भेंट मुलाकात और जनसंपर्क इनका हो रहा है, उसमें इतनी घोषणाएं हो गई है कि कई दशक लगेंगे उसको पूरा होने में। तो कांग्रेस को घोषणा पत्र बनाने की आवश्यकता ही क्या पड़ी? कांग्रेस को पहले तो जनता से माफी मांगना चाहिए कि पिछली बार जो हमने वादे किए थे उन वादों को हम पूरा नहीं कर पाए। इसके लिए जनता तो माफ करेगी नहीं, लेकिन माफी की भूमिका में इनको आनी चाहिए।
ठीक है, माफी की भूमिका में आना चाहिए। घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ है चुन्नी लाल जी, क्या ऐसा है क्या? जी झूठ भी बोलना इनसे कोई सीखे। अरे हम कहते हैं गंगा जल की कसम किस लिए खाई गई थी, ऐसी जबरदस्ती का, ये तो बता रहे हैं ना। एक झूठ को 100 बार बोलने से आदमी को लगता है सच। और इस चीज में बीजेपी तो माहिर है। 15 लाख मिला क्या पब्लिक को? 2 लाख लोगों को रोजगार मिला क्या इनसे? भाजपा की नीति बनती है, कैसे लोग कहते हैं और क्या करते हैं। अरे धान का पूरा देखिए, आप समर्थन मूल्य देखिए। टीएस बाबा ने घोषणा पत्र समिति में शामिल होने से नहीं इनकार किया, क्योंकि बार बार कितनी बार आदमी झूठ बोलेगा। अब 20 कुंटल धान खरीदी, ये पछता नहीं इनको, ये बस ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। नहीं, कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ आपके हिसाब से? पहले बजा दीजिए, बजा दीजिए, फिर सवाल करता हूँ मैं जी। वादे कौन से पूरे होता है? कर्जा माफी का वादा था, आधा अधूरा हुआ। महिला स्वयं सहायता समूह कर्जे माफ नहीं हुए। आपने छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने का वादा किया था, है उस पर समिति बनाई, समिति की रिपोर्ट आई नहीं, और मुख्यमंत्री जी बोलने लग गए कि हम बंद नहीं कर सकते, लोगों को बेवजह हम मौत के घाट में नहीं भेज सकते, ऐसा करके सफाई देने लग गए। तो इन्होंने क्या वादे पूरे किए बताए ना। बिजली बिल इन्होंने कहा था हाफ करेंगे, बिजली बिल इतना बढ़ा दिए कि हाफ करने के बाद पहले से दुगुना तिगुना आ रहा है बिल। तो कुल मिलाकर आपने वादा खिलाफी की है। किसानों का कर्जा माफ, इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है, और इसीलिए टीएस बाबा ने कहा कि मैं घोषणा पत्र समिति में नहीं आऊंगा। इसका कोई मुख्यमंत्री पद से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बार बार लोगों के सामने मैं झूठा साबित नहीं होना चाहता, क्योंकि ये जो सरकार है वादे पूरे करने वाली सरकार नहीं है, ये धोखा देने वाली सरकार है। और छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है इस बात को। और आप देखिएगा कि ये जो घोषणा की है, चौथी घोषणा हुई है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। भाजपा के लिए, भाजपा के पास वोट मांगने का आधार भी नहीं रह गया, न कोई चेहरा है। चलिए, ये तो जनता तय करेगी कि वादे कौन से पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन सरसरी तौर पे जो नजर आ रहा है उसमें एक बड़ी बात यह है कि रेवड़ी कल्चर को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। रेवड़ी कल्चर क्या इस बार भी घोषणा पत्र का वो तत्व रहेगा जो कि लोक लुभावन तरीके से लोगों को आकर्षित कर सकता है? इसका विश्लेषण हम समझ लेते हैं अनिल द्विवेदी जी से। अनिल जी, पूरे देश में चर्चा है, भाजपा एक लाइन लेके चल रही है कि रेवड़ी कल्चर नहीं लाएंगे, लेकिन उसके बिना बात भी नहीं बनती जब तक आप बताएंगे नहीं कि हम कर्जा भी माफी नहीं करेंगे, घर में 1000 रुपए महिला को नहीं देंगे, जब तक किसान को पैसा एक्स्ट्रा नहीं देंगे तब तक वोट नहीं मिलता। क्या बीजेपी रेवड़ी कल्चर का जो विरोध देश भर में करती है उसे छत्तीसगढ़ में लागू कर सकती है? अनिल जी, देखिए, भाजपा के प्रवक्ता अशोक बजाज जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उठाई कि प्रत्येक राजनीतिक दल को घोषणा पत्र जारी करने के साथ साथ एक नैतिक शर्म भी रखनी चाहिए। और ये नैतिक शर्म क्या है? जो हमने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के वादे में देखी। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र का मैंने तैयार किया था, ये वादे पूरे नहीं हो सके तो मैं अगली बार घोषणा पत्र में शामिल नहीं होऊंगा कमेटी में। इस बार मुझे नहीं लगता कि, मुझे मालूम नहीं है कि टीएस सिंहदेव कमेटी में है या नहीं है। अगर है तो बाकी राजनीतिक दलों को ये प्रेरणा, ये सीखना चाहिए कि वादे वही किए जाएं जिसे आप पूरा कर सके, वरना घोषणा पत्र में रहने का आपका कोई मतलब नहीं है। जहां तक आपने रेवड़ी की बात कही है, ये तो अब हर राजनीतिक दल कर रहा है, कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। थोड़ा सा 19 का मामला जरूर है। नरेंद्र मोदी जी, मुझे याद है पिछली बार बीजेपी गई थी उनके पास, अमित शाह जी के पास, और बोली थी कि कांग्रेस ने ये वादा किया है धान खरीदी का, हमको भी इसको करना चाहिए। तो अमित शाह जी ने कह दिया था कि हम इस तरह का वादा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से पूरे देश को देना पड़ेगा, यानी आर्थिक जो खजाना है उस पर बोझ पड़ेगा, और इस तरह फ्री की रेवड़ियां देना, इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी ये गाइडलाइन आ चुकी है कि राजनीतिक दल वादा करते समय ये ध्यान दें कि कहीं से अर्थव्यवस्था तो संकट में नहीं आएगी, कहीं से समाज में स्खलन तो नहीं होगा कि एक व्यक्ति 10 रुपए कमा रहा है और दूसरे व्यक्ति के पास वही 10 रुपए फ्री में जा रहा है। तो इससे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है। राज्यों की जो सरकारें हैं उनको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं। इसलिए
दोनों राजनीतिक दल जो छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक दल है, इनको इससे बचना होगा कि वादे वही करिए जितना आप सरकार चला सके, जिससे आप जनता के वादे पूरे कर सके। और ऐसा ना हो कि एक वर्ग से आप लेकर के दूसरे वर्ग को पूरा दे रहे और एक वर्ग की बिल्कुल चिंता ही नहीं कर रहे। आप देखिए कि जनरल कैटेगरी के कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। अर्थव्यवस्था इतनी नाजुक दौर में है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनको खाने तक के लिए नहीं मिल रहा है। अभी कल की खबर है अखबार में कि एक शिक्षा कर्मी की सैलरी नहीं मिली 6 महीने से, उसने सुसाइड कर लिया। तो एक वर्ग ऐसा है जिसको फ्री का फ्री दिए जा रहे हैं, खाने से लेकर के शिक्षा वगैरह सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, और दूसरा वर्ग है कि उसको खाने के लाले तक पड़े हुए हैं। तो ये विषमताएं समाज में पैदा न हो, इसका राजनीतिक दल को सोचने की बात होनी चाहिए। अब मैं पिछली बार हमने कई सरकारों में देखा है ऐसे ऐसे वादे किए गए। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जोगी सरकार ने कम से कम इससे बची थी। अजीत जोगी जी की जब सरकार थी तब उन्होंने इस तरह की मुफ्त में देने से बचे थे, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो नौकरशाह रह चुके हैं। उन्हें मालूम है कि कौन से वादे पूरे हो सकते हैं और कितने संसाधन में हो सकते हैं, कितने उसकी आर्थिक सीमाएं क्या होंगी। तो ये ध्यान रखने की जरूरत राजनीतिक दलों को है। इतना जरूर है कि जिसने ज्यादा अच्छे वादे, जनता को भी ये सोचना होगा कि अगर आप फ्री की रेवड़ियां ले रहे हैं तो फिर आप उम्मीद मत करिए कि सर्वांगीण विकास आपका होगा। जनता को भी पैसे लेकर के या मुफ्त की योजनाएं हासिल करके वोट देने से बचना होगा। और ये राजनीतिक दलों को संदेश देना होगा, प्रत्याशियों को संदेश देना होगा कि हम मुफ्त की रेवड़ियां खाने के लिए नहीं बैठे हैं। साक्षरता बढ़ गई है, विकास कर चुके हैं, हर क्षेत्र में हर घर में विकास की योजनाएं पहुंच गई हैं। उसके बाद भी यदि आप किलो चावल देने की नौबत आ रही है और उसके बाद भी भूख से मरने की नौबतें आ रही हैं, तब तो राजनीतिक दलों को आईना देखना चाहिए अपनी जगह। ठीक है, आईना देखने की जरूरत है, लेकिन घोषणा पत्र है कि इस आशय से, इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि लोग आकर्षित हों, वोट करें, और वोट करें तो सरकार बने। एक एक करके और प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चुन्नीलाल जी, आप क्या ऐसे वादों से बचेंगे क्या? एक बार घोषणा पत्र बन गया, उसमें से कई वादे जो पूरे नहीं हो सके उनको भी शामिल किया जाएगा, या ऐसे वादों से बचा जाएगा जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता? आप समिति में भी तिवारी जी, मैं कहना चाहता हूं, सबके सामने है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के 90% घोषणा पूरे किए जा चुके हैं, और कांग्रेस की घोषणा पत्र में हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। अगर ये बांट दें, 3000 रुपया महिलाओं के खाते में जा रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वो रेवड़ी नहीं है। अब कांग्रेस सहयोग करना चाहती है, किसी खाते में जाता है पैसा सीधा, तो इनको रेवड़ी लगता है। तो अपनी जहां सरकार चलाते हैं, ये वहां कुछ भी करें, उनको नजर नहीं आता, वो रेवड़ी नहीं कहलाता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3000 महिलाओं के खाते में डालते हैं, घोषणा पत्र में लिख रहे हैं, तब इनको ख्याल नहीं आता। ये बात 70% से कहीं ज्यादा वादे अगर ये लोग पूरे किए होंगे घोषणा पत्र के भाजपा सरकार में, पता देख लीजिए आप रिकॉर्ड आज तक के। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार जब तक, छत्तीसगढ़ में कम से कम कहना चाहूंगा 90% वादे पूरे किए जा चुके हैं। कर्जा माफी से किसानों के हित की बात होती है, सब पे ध्यान दिखा, बेरोजगारों को। अब मैं बताता हूँ बेरोजगारी की बात देखिए, ये कहते रहे 14 साल तक ये लोग ना 98 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षित बेरोजगार को दिए, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 4 महीने में 112 करोड़ रुपए बांट दिया। ठीक है, द्विवेदी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है द्विवेदी जी, जल्दी टिप्पणी, फिर बजाज जी से लेता हूँ। नहीं, मैं एक बात ये कह रहा था कि बीजेपी में जो है वो अमर अग्रवाल जो पूर्व वित्त मंत्री रहे, उनके ऊपर भी कंधे का भार है। तो मैं एक विशेष बात यही कहना चाहूंगा कि चूंकि वो वित्त मंत्री रह चुके हैं अमर अग्रवाल, इसलिए उनसे भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो इस तरह का विजन, एक घोषणा पत्र तैयार करें पार्टी का कि जिसमें योजनाएं अच्छी हो, जनता के लिए योजनाएं हो, क्योंकि वो वित्त मंत्री रह चुके हैं और उन्हें समझना होगा कि अगर सरकार उनकी बनी तो आर्थिक खजाने पर बोझ पड़ने वाला घोषणा पत्र तैयार ना हो। हालांकि बड़े समझदार हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति है और फाइनेंस के जानकार भी हैं, तो मुझे लगता है उनसे ये उम्मीद की जानी चाहिए अमर अग्रवाल। ठीक है, बीजेपी पर भी ये आरोप लगता रहा है बजाज जी की घोषणा पत्र तो बना दिया लेकिन पूरे नहीं किए वादे। 2003 में गाय देने का वादा, फिर उसके बाद बोनस को लेकर जो आखिरी तक स्थिति बनी रही, आप लोग ने बोनस नहीं दिया, वादा जरूर किया। तो आरोप तो आप लोग के ऊपर भी लगे हैं, आप कांग्रेस पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? देखिए, बोनस देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी और हमने करीब 16,000 करोड़ रुपए का बोनस बांटा है।
अब 1-2 साल का कहीं रुका तो आपने उसे जन घोषणा पत्र में शामिल करके ऐसा ढिंढोरा पीटा कि अब लोग गुमराह हो गए। भारतीय जनता पार्टी, अभी जो मैं अनिल द्विवेदी जी को सुन रहा था, उनकी आशंका को दूर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी संस्कृति के पक्षधर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए घोषणा पत्र तैयार नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो इरादा है और संकल्प है वो सेवा, सुविधा, सहूलियत और जन कल्याण, इसलिए घोषणा पत्र बनाएंगे। हम कोई वोट हासिल करने के लिए नहीं बनाएंगे। बाकी पार्टी वाले तो कैसे वोट मिले इसकी चिंता करते हैं और वोट मिलने के बाद जनता को भूल जाते हैं। सहूलियत बस रहेगी, कोई फायदा देंगे कि नहीं? जब तक आप नगद फायदा नहीं देंगे वोट कैसे मिलेगा? नहीं, सहूलियत देंगे, जनता को सुविधा देंगे, शिक्षा का विस्तार होगा, सुविधाओं का विस्तार होगा, ग्रामीण सड़कों की जाल बिछेगी, स्कूलें बनेंगी और लोगों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ने का एक काम हम इस घोषणा पत्र के माध्यम से करेंगे, सरकार आयोजित करेंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जन सेवा, और इसी सेवा के कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। प्रधानमंत्री मुझे मत कहें, मैं प्रधान सेवक हूं और प्रधान सेवक के नाते देश के एक एक वर्ग की चिंता वो कर रहे हैं और एक एक भूगोल की चिंता कर रहे हैं। मुझे चारों तरफ देख लीजिए, कोई क्षेत्र, कोई राज्य, कोई वर्ग ऐसा वंचित नहीं है जो उनकी दृष्टि से चूक गया हो। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। देश को आगे कैसे बढ़ाना है इसकी चिंता करने वाली पार्टी है। बाकी लोग तो घोषणा पत्र को वोट की मशीन समझ रहे हैं, लोगों को प्रलोभित करके कैसे हम वोट हासिल करें, सब कुर्सी हासिल करें, इसकी चिंता इनको ज्यादा रहती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। बिल्कुल, यह बीजेपी के अलग तर्क हैं, लेकिन जनता सब जानती है। चुन्नीलाल जी, आप लोगों के ऊपर बर्डन इस बात का भी है कि आप लोग का पिछला वादा कितना पूरा हुआ ये लोग पूछेंगे। नया घोषणा पत्र पर उतना ज्यादा जोर नहीं रहेगा। इस पर कुछ सोचा है क्या? वो भी शामिल रहेगा? आपने क्या क्या काम किया अपने घोषणा पत्र में, ये शामिल करेंगे क्या? आपको खुद पता है, मैंने पहले भी कह दिया कि 90% घोषणा जो है पूरा हो चुका है और कांग्रेस किसी को रेवड़ी नहीं बांटती। मैं बता रहा हूँ, जनता के अधिकार को जनता को ही दिया जाता है। जो चीज घोषणा पत्र में नहीं भी था उसको भी कांग्रेस सरकार ने पूरा किया, भूपेश सरकार ने। स्वामी आत्मानंद स्कूल का मैं नहीं, इनके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने भी चिट्ठी लिख के बोला है कि अच्छा स्कूल है और हमारे बच्चों को यहाँ भर्ती करना चाहिए। ये घोषणा पत्र में नहीं था, स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल दें। ठीक है, घोषणा पत्र से एक्स्ट्रा काम किया है, ये है दावा उनका। ये हमारा कहना, और ये जनता का अधिकार जनता को दिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। किसान सम्मान निधि ये तो वोट के लिए बोलते हैं किसान का दुगना हो जाएगा। हमने 1 रुपया किलो चावल और 3 रुपया किलो चावल शुरू किया, वो पहले घोषणा पत्र में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में आज कितना किसान खुश है? आप सरकार में है तो सरकार तो सरकार तो हम काम तभी करेगी ना। लेकिन घोषणा पत्र का क्या हुआ? अरे 15 साल में 15 सीट जिसको बची आपकी। प्रस्तुत करके आपने वोट हासिल किया, 15 साल में सिर्फ 15 आप ये सीट बताइए ना, बचा सके कितनी शराब दुकानें बंद की आपने? आप क्या 15 नशा साल में मुक्त 15 हो सीट गया? बचा लिए। क्या वो कमेटी की एकाध कोई बैठक हुई है? आपकी जो सरकार नशा की मुक्ति बीजेपी कमेटी बनी थी वो कहाँ गायब है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तो है ही नहीं। नरवा, गुरुआ, गरवा, बारी में कितने डैम बने हैं तो बता दीजिए। अरे इसी के कितने गौठानों में जानवर है, जानवरों में क्या सुविधा है ये तो बता दीजिए। प्रत्याशी जारी किया है, आप प्रत्याशी घोषणा किए 3 महीने पहले से। आपको डर है? आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। कोई डर नहीं है। 21 से 21 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं और घोषणा पत्र बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। समय कम है इसलिए चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन घोषणा पत्र को लेकर दोनों ही पार्टी संजीदा हैं। बीजेपी तो काफी हद तक काम कर चुकी है, कांग्रेस अब काम शुरू कर रही है। दौड़ में, रेस में थोड़ा देर से शामिल हुई है, लेकिन तेज दौड़कर इस रेस को वो पूरा करना चाहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और चुन्नीलाल साहू जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।